हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट। अब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे डिज़ाइनिंग स्टेप्स फॉर द सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। ओके, डिज़ाइनिंग में क्या करना है? हमें साइज निकालना है बीम का। साइज निकालना है मतलब लेंथ तो गिवन होगी आपकी, विड्थ और डेप्थ निकालनी है, साथ में ये निकालना है कि कितना रेनफोर्समेंट हमारे बीम में यूज़ हो रहा है, क्योंकि दो मटेरियल है, कंक्रीट है और स्टील है। तो हमें ये भी पता करना है कंक्रीट कितना है, वो पता चलेगा आपका साइज से, यानी विड्थ और डेप्थ से। और कितना स्टील यूज़ हो रहा है वो हम निकालेंगे कि कितना स्टील मतलब कितना एरिया ऑफ स्टील हम यूज़ कर रहे हैं या फिर रिक्वायर्ड है। ठीक है, ओके। चलिए आते हैं हम डिजाइनिंग स्टेप्स। डिजाइनिंग स्टेप्स, ओके। सबसे पहला पार्ट, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आप जब भी बीम डिजाइन करेंगे तो आपको क्या क्या गिवन होगा, है ना। सबसे पहले आपको गिवन होगा सुपर इम्पोज्ड लोड। सुपर इम्पोज्ड लोड, ठीक है। सुपर इम्पोज्ड लोड का मतलब क्या है कि आप बीम डिजाइन कर रहे हैं, है ना। बीम के ऊपर क्या है? बीम के ऊपर है हमारी स्लैब, ठीक है, और स्लैब के ऊपर लोड लग रहा है। तो कौन कौन सा लोड आ रहा होगा? जो लाइव लोड है, फिर स्लैब का लोड इतना आ रहा है बीम के ऊपर, तो ये है सुपर इम्पोज लोड, ठीक है। तो हमें गिवन होगा सुपर इम्पोज लोड। सेकेंड, हमें गिवन होगा स्पैन कितना है, ठीक है। क्यों गिवन होगा? क्योंकि जो स्ट्रक्चर डिजाइन है, ठीक है, ये आता है जब आर्किटेक्ट्स डिजाइन कर देते हैं एरिया। डिजाइन कर देते हैं एरिया का मतलब है एरिया डिवाइड कर देते हैं। सपोज आपको एक रूम के लिए बीम बनाना है और रूम का एरिया डिवाइड कर दिया है उन्होंने कि इतने बाई इतने का रूम है, तो ऑब्वियसली बीम उतने का ही होगा, है ना, ठीक है। तो ये डिवाइड हो जाता है पहले ही, तो हमें ये स्पैन पता होगा कि हमारा बीम का स्पैन कितना है, ठीक है, मतलब लेंथ कितना है। थर्ड, आपको ये पता होगा कि मटेरियल का ग्रेड कितना है, ठीक है। एटलीस्ट आपको तो क्वेश्चन में डिजाइन करने में ये पता होगा, ठीक है। जब प्रोफेशनली हम डिजाइन करते हैं तो वो हमारा डिसीजन होता है कि हम कौन से ग्रेड से डिज़ाइन कर रहे हैं वो भी, या जो भी मेंबर डिज़ाइन कर रहे हैं। बट आपको क्वेश्चन में ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील गिवन, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको अज्यूम भी करनी होंगी, ठीक है, ओके। कौन कौन सी चीज़ें एज्यूम करनी होंगी? सबसे पहले तो आपको क्लियर कवर एज्यूम करना होगा। क्लियर कवर किस चीज़ पर डिपेंड करता है? क्लियर कवर डिपेंड करता है एनवायरमेंटल एक्सपोजर पे, है ना। अगर एक्सपोजर ज़्यादा है और रेनफोर्समेंट के ख़राब होने का या मटेरियल के ख़राब होने का एनवायरमेंट से ज़्यादा खतरा है तो ये ज़्यादा हो जाएगा क्लियर। अगर किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पर उतना इन्वायरमेंट हार्श नहीं है तो फिर क्या होगा? ये कम हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे, और उसके लिए हमारा जो कोड है उसमें टेबल दी हुई है क्लियर कवर के लिए, एंड द टेबल नंबर इज 4.1। कोड कौन सा था? IS 456, ठीक है। 2000 क्यों था? 2000 में ये रिवाइज किया गया, ठीक है। क्लियर कवर में यहाँ से मिल जाएगा। सेकंड हमें यूज करना पड़ेगा डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट। डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट, अब डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट डिपेंड करता है कि आप मेंबर कौन सा बना रहे हो, ठीक है, मेंबर्स कौन सा डिज़ाइन कर रहे हो। अगर आप सपोज फाउंडेशन डिज़ाइन कर रहे हैं जिसपे कॉलम का भी लोड आना है, बीम का भी आना है, स्लैब का भी आना है, ऊपर स्लाइड लोड भी आना है, तो क्या होगा? डायमीटर थोड़ा बढ़ जाता है ना। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं इसके ऊपर आता है कॉलम, तो कॉलम के ऊपर आना है बीम का, स्लैब का और लाइव लोड। फिर उसके ऊपर आता है आपका बीम के ऊपर आना है स्लैब का और जो उसके ऊपर लोड है। सबसे कम रेनफोर्समेंट किस में लगेगा? स्लैब पे, क्योंकि उसमें सिर्फ लाइव लोड है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, बट फिर भी इसकी एक वैल्यू है जिसमें आप चूज़ कर सकते हैं। वैसे तो डिपेंड करता है कितना लोड है, ठीक है, बट आप जो चूज़ करेंगे डायमीटर 12, 16, 18, 12, 16, 18, 20, 22 एंड 25, ये वो डायमीटर है।
ऑल डायमीटर्स आर इन एम। ये वो डायामीटर्स हैं, ये वो डायामीटर्स हैं जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने सॉरी, ये जो वो डायमीटर्स हैं जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने बीम के डिज़ाइन के लिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको अज्यूम करनी पड़ती है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलिए अब हम आते हैं वापस अपने डिजाइनिंग स्टेप्स में। सबसे पहला स्टेप, द फर्स्ट स्टेप इज डिजाइन कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, डिजाइन कॉन्स्टेंट्स ये आप कैलकुलेट कर लोगे। स्टेप 1 डिजाइन कॉन्स्टेंट्स में क्या क्या आता है आपका, सिग्मा सीबीसी की वैल्यू क्या होगी, देन सिग्मा एसटी की वैल्यू क्या होगी, देन एम की वैल्यू क्या होगी, देन जे की वैल्यू क्या होगी। जे की वैल्यू क्या होती है, सपोज पहले के की निकालेंगे, पी की वैल्यू क्या होती है, देन जे क्या होता है 1 माइनस a/3, ये कितना होगा। ठीक है, देन फिर आर की वैल्यू क्या होती है, हाफ सिग्मा सी बी सी इंटू जे इंटू के। ये सारे होते हैं हमारे डिजाइन कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, एम की वैल्यू क्या है, लिख देता हूँ यहाँ पर, वैसे आपको पता है 280/3 सिग्मा सी बी सी। ये क्या है, एम सिग्मा सी बी सी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस। क्लियर है, तो ये सारी वैल्यूज हैं हमारी डिजाइन कॉन्स्टेंट्स। तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड स्टेप, ओके, सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप होता है एस्टिमेशन ऑफ बीम साइज। एस्टिमेशन ऑफ बीम साइज। ओके, एस्टिमेशन ऑफ बीम साइज का मतलब क्या है कि जो हमारा बी और डी है उसको हम एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से समझिए। डिफ्लेक्शन में सेफ होने के लिए, डिफ्लेक्शन क्या होता है, सपोज ये बीम है और दोनों तरफ से हमने क्या किया है, इसे सिंपली सपोर्टेड है, ऊपर से लोड लगाया तो झुक जाएगी, तो ये जो पार्ट है ये है डिफ्लेक्शन, है ना। तो डिफ्लेक्शन कुछ परमिसिबल होता है, मतलब कि अगर सपोज थोड़ा झुका हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं है, ये तो फिर भी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा झुक रहा है। आपका कॉन्क्रीट भी होता है डिफ्लेक्शन, बट इतना मिनिमम होता है कि समझ नहीं आता, है ना। तो कुछ परमिसिबल होता है, कब तक परमिसिबल होता है, वो लिमिट होती है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, ये होता है L/D कैन नॉट बी ग्रेटर देन 20। ठीक है, जो लेंथ टू डेप्थ रेशियो है वो 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है, ओके। लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, यहाँ से क्या बोल सकते हो आप, देखो अगर मैंने बोला है आपसे कि कोई वैल्यू 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना, तो इसका दो मतलब है, या तो 20 से बराबर 20 के इक्वल हो सकती है या फिर 20 से कम हो सकती है। तो 20 से अगर आप 20 लोगे, सपोज देखिए यहाँ पर मैं L/D पुट करता हूँ 20, मतलब जो मैक्सिमम रेंज है वो पुट कर दिया मैंने, कर सकता हूँ, बट होगा क्या इससे, अगर ये वैल्यू मैक्सिमम है तो इससे D निकालो, L/20 = D आएगा, मतलब D क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर ये वैल्यू मैक्सिमम है, ये तो कांस्टेंट है आपको क्वेश्चन में गिवन, अगर ये मैक्सिमम 20 है तो ये क्या होगा, मिनिमम होगी ऑब्वियसली। इसका मतलब क्या है कि जो डेप्थ आएगी वो मिनिमम डेप्थ आएगी आपको सेव रखने के लिए। हम मिनिमम प्रोवाइड नहीं करते भाई, हमें मतलब उससे थोड़ा बहुत भी इधर हुआ तुरंत ब्रेक कर जाएगी वो, है ना। तो ये वैल्यू हम कुछ कम लेते हैं, आप 15 ले लो, 17 ले लो, है ना, 12 ले लो, आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ से सपोज L/D = 15 लिया, यहाँ से क्या आ जाएगा D = L/15। L क्वेश्चन में गिवन है, सपोज 4 मीटर है तो 4 × 10⁻³ / 50। यहाँ से क्या आ गया आपका स्मॉल d। ये कौन सा स्मॉल d है, एस्टिमेटेड है, अभी ये प्रोवाइडेड नहीं है ना। हमने डिफ्लेक्शन में बीम को सेव किया है और हमारे पास एक डेप्थ आ गई, मतलब ये डेप्थ हम अगर रखेंगे तो डिफ्लेक्शन में सेव होगा, लेकिन अभी हमें बेंडिंग वाला चेक करना है क्योंकि फेलियर उससे होता है। ठीक है, ये डेप्थ आ गई है, अब इससे आप कैपिटल D निकालो, आपको फॉर्मूला पता है, स्मॉल d प्लस क्लियर कवर प्लस 5/2। ठीक है, स्मॉल d आ गया है, क्लियर कवर कहाँ से, टेबल नंबर 4.1 से। ठीक है, वैसे जितना आपका डेप्थ है उसका 1/10 होता है,
लगभग कैलकुलेशन के हिसाब से, बट वो एक्सपोजर के लिए टेबल गिवन है, वो आप कोड से देखिए क्लियर कवर निकालिए। फाई हमने पता चल गया है कि हम किस किस रेंज में एज्यूम कर सकते हैं, है ना। तो 12, 16, 18, आप 16 से ज़्यादा और 16 to 20 के बीच में ही एज्यूम करिएगा बीम के लिए। वो एज्यूम कर लेंगे, क्या आ जाएगा, कैपिटल डी। और जो बी और बी में रेशियो होता है वो लगभग होता है 1.5 to 2, है ना, क्योंकि रेक्टेंगुलर बीम है। जो आपकी बीम्स हैं आप देखो सारे जो यूज़ हो रही हैं रेक्टेंगुलर बीम है ना। तो अगर रेक्टेंगुलर बीम है तो वो इसी रेशियो में मूव करता है, डेप्थ टू विड्थ रेशियो। तो आप कोई भी वैल्यू ले लो, कैलकुलेशन इजी करने के लिए लोग 1.5 ले लेते हैं या 2 ले लेते हैं। आप इसके बीच की कोई वैल्यू 1.67, 1.81 आपकी मर्जी है, आपके पास कैलसी है, कोई दिक्कत नहीं है सॉल्व करने में, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू ले लो, डी पता चल गया है, यहाँ से क्या पता चल जाएगा, डी। चलिए ध्यान से समझिए यहाँ तक। सेकेंड स्टेप में हमने बीम का साइज एस्टिमेट किया है। साइज एस्टिमेट करने के लिए जो हमने क्राइटेरिया लिया है वो लिया है कि डिफ्लेक्शन में सेफ रखना है हमें बीम को, है ना। डिफ्लेक्शन में सेफ रखने के लिए कोड कहता है, दैट इज फ्रॉम आईएस कोड, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, आईएस कोड कहता है कि अगर लेंथ टू डेप्थ रेशियो 20 से कम है ना, तो क्या है, आपकी बीम डिफ्लेक्शन में सेफ रहेगी। तो हमने 20 से कम कोई वैल्यू ले ली है, लेंथ हमें गिवन थी, है ना, हमें डेप्थ मिल गई और हमें ये पता है स्मॉल डी इक्वल टू क्या होता था, कैपिटल डी माइनस क्लियर कवर माइनस 5/2। तो कैपिटल डी इक्वल टू क्या हो गया, स्मॉल डी प्लस क्लियर कवर प्लस 5/2, है ना। यहाँ से हमें क्या मिल गया, कैपिटल डी, यानी ओवरऑल डेप्थ, है ना। हो सकता है आप भूल गए हो, मैं यहाँ पर बना देता हूँ डिफरेंस क्या है। ये है हमारी ओवरऑल डेप्थ और हमें यही चाहिए, ठीक है। हाउएवर हमारा बेंडिंग मोमेंट हमें मिलता है इस डेप्थ पे, दैट इज डी। इसको थोड़ा बड़ा बनाऊं तो आपको क्लियर कवर भी समझ में आएगा। और ये जो लाइन है ना सरफेस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है क्लियर कवर, ठीक है, रेनफोर्समेंट की सरफेस से, है ना। तो अगर सेंटर तक जाना है तो क्या होगा, 5/2 और जोड़ना पड़ेगा, तो हमने 5/2 और ऐड कर दिया। क्लियर है, ओके। और डी बाई बी का रेशियो 1.5 से 2 के बीच में होता है, तो कोई वैल्यू लेके बी निकाल दिया। तो ये हमारा हमने एस्टिमेट कर लिया है कि ये साइज हो सकता है। अभी हम आगे चेक करेंगे कि ये साइज हम प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्लियर है, ओके। थर्ड स्टेप, इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन, अब पहले तो समझिए ये इफेक्टिव स्पैन क्या होता है ना। जो घर पे कपड़े बांधने वाली रस्सी है उसको आप बिल्कुल टाइट करके बांध दो, बहुत टाइट, जितना जाने उतना, फिर उसमें हल्का सा लूप लगाओ। तो जहाँ से कनेक्शन होता है ना वहाँ से बेंडिंग बहुत कम होती है। मैं आपको फिर से इसी से एग्जांपल शायद ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा आपको। सपोज मैं इसको बेंड करता हूँ तो सबसे ज़्यादा बेंडिंग कहाँ होगी, यहाँ पर। सबसे ज़्यादा बेंडिंग होगी यहाँ पर, ठीक है। सबसे कम बेंडिंग कहाँ होगी, जहाँ पे कनेक्शन है, इस पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन और सबसे ज़्यादा पकड़ यहीं पर होगी। तो ये वाला पॉइंट सबसे कम बेंड करेगा, है ना। फिर से समझिए, सबसे ज़्यादा बेंडिंग मिड स्पैन पे, ठीक है। सबसे कम बेंडिंग कनेक्शंस पे, जहाँ से जुड़ा है, जहाँ से कॉलम और बीम का कनेक्शन है। तो इफेक्टिव स्पैन वो स्पैन होती है जितने स्पैन में बेंडिंग हो रही हो, क्योंकि जहाँ से कॉलम और बीम जुड़ा हुआ होता है वहाँ पर बेंडिंग बहुत कम या फिर नहीं होती है, कुछ पार्ट तक नहीं होती है। जैसे कुछ पार्ट के बाद फिर अगर यहाँ से आपको दिखाऊं तो सपोज ये आपका कनेक्शन है यहाँ से कॉलम और बीम, तो जो बेंडिंग होगी ना तो वो कुछ पार्ट से हट के होगी, है ना। मतलब हो सकता है यहाँ से यहाँ तक हो, इस पार्ट में बिल्कुल बेंडिंग नहीं हो, ठीक है, या फिर इससे भी थोड़ा सा आगे से बेंडिंग हो। तो जितने पार्ट में बेंडिंग होती है वो होती है हमारी इफेक्टिव स्पैन। स्पैन तो ये पूरी है, यहाँ से यहाँ तक पूरी स्पैन है, लेकिन इफेक्टिव स्पैन हम उसी को कंसीडर करते हैं जितने पार्ट में हमारी बेंडिंग हो रही होती है, ठीक है। तो अब इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास, कोर्ट ने डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है आपको इफेक्टिव स्पैन निकालने के लिए, ठीक है। एंड वो फॉर्मूला है फर्स्ट
लीस्ट ऑफ जो भी दो लीस्ट ऑफ नंबर 1, ठीक है। क्लियर स्पैन मतलब जो टोटल स्पैन क्वेश्चन में गिवन है, जो हमने 4 यूज किया वहाँ पे, क्लियर स्पैन प्लस बी प्रोवाइडेड, है ना। क्लियर स्पैन क्वेश्चन में गिवन है 4 मीटर, डी आप निकाल चुके हो, ठीक है। सेकेंड, सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट, अब ये वाला समझने वाली बात है। फिर से सेम डायग्राम बनाते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। ये अब सेंटर टू सेंटर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, जो भी सपोर्ट है, इसे हम बोलते हैं सपोर्ट, मतलब जो कॉलम्स हैं वो है हमारे सपोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस। अब क्या होगी, इसके लिए हमें ये सपोर्ट विड्थ पता होनी चाहिए, तो इसको आप एज्यूम करोगे 200 mm, ठीक है, और 230 mm, क्योंकि कॉलम हमें वॉल का इतना ही होता है ना, ब्रिक का साइज, तो हम उसी हिसाब से एज्यूम कर लेते हैं। आप 300 भी कर सकते हो, कैलकुलेशन आसान करने के लिए 300 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी रेंज में करना, आप 600 कर लोगे तो वो थोड़ा अजीब लगेगा ना। 600 का कॉलम तो हम कहीं मॉल्स वॉल्स में लगा रहे होते हैं, जब पार्किंग वार्किंग बनाते हैं, बहुत हैवी हो जाता है कॉलम, है ना। तो रेंज लगभग यही होती है 200 mm टू 300 mm। तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 200 इज 100, हाफ ऑफ 200 इज 100, क्लियर है। तो ये टोटल क्लियर स्पैन है, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्पैन चाहिए, है ना। तो ये आपका क्लियर स्पैन है, जितना भी गिवन है, सपोज 4 है, तो 4 प्लस हाफ यानी 200/2 प्लस 200/, ये हो जाती है हमारी इफेक्टिव स्पैन। अब ये दो वैल्यूज हमें मिल गई है, ठीक है। इन दो वैल्यूज में जो भी आपका लीस्ट मतलब छोटा होगा, ठीक है, इन दो वैल्यूज में जो भी छोटा होगा वो हो जाएगी हमारी इफेक्टिव स्पैन। ऑलराइट, फिर से समझ लीजिए, इफेक्टिव स्पैन जितनी स्पैन में हमारी बेंडिंग हो रही हो या बेंडिंग का इफेक्ट आ रहा हो, तो वो क्या होता है, लीस्ट ऑफ 2 वैल्यूज, क्लियर स्पैन प्लस डी प्रोवाइडेड। क्लियर स्पैन क्वेश्चन में गिवन होगी और डी भी आपने निकाल लिया है। सेकंड इज सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट्स, मीन्स क्लियर स्पैन प्लस जो हाफ सपोर्ट्स मिल रहे हैं दोनों तरफ, सेंटर टू सेंटर, हाफ इधर का हाफ इधर का, तो 4 प्लस 200/2 प्लस 200/2, ये हो गया आपका। अब इन दोनों में से जो वैल्यू छोटी होगी वो हो जाएगी आपकी इफेक्टिव स्पैन, ठीक है। थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया आपका। ओके, नेक्स्ट स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 है टू कैलकुलेट टोटल लोड, ठीक है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। टोटल लोड कौन सा होता है, सबसे पहले सुपर इम्पोज्ड लोड जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। सेकंड क्या होता है, सेल्फ वेट या फिर जिसे हम बोलते हैं डेड वेट। उसका फॉर्मूला क्या है, यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट इज 25, ठीक है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम L इंटू बी इंटू डी, ठीक है। 25, L कितना लेते हैं 1 मीटर, ठीक है, L लेते हैं हम 1 मीटर। देन B विड्थ, आपने सेकंड स्टेप में विड्थ और ओवरऑल डेप्थ दोनों निकाल लिए। बस याद ये रखना, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, तो ये भी सारी वैल्यूज पुट होंगी इन मीटर्स, ठीक है। बस इतना याद रखना, क्योंकि आपने एमएम में निकाली है, उसको मीटर में चेंज करके लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। लाइव लोड यहाँ पर आता नहीं है, क्योंकि हम बीम के ऊपर तो मूव करेंगे नहीं, ठीक है। तो लाइव लोड इसमें नहीं आएगा, जब हम स्लैब डिजाइन करेंगे उसमें आएगा। तो सुपर इम्पोज जो क्वेश्चन में गिवन है, सेल्फ वेट हमने निकाल लिया है। टोटल लोड इज सम ऑफ सुपर इम्पोज लोड एंड सेल्फ वेट, ठीक है। बहुत सिंपल है। हम क्यों कर रहे हैं ये सब, क्योंकि हमें अभी
चेक करना है डेप्थ के लिए, क्योंकि जो हमने डेप्थ प्रोवाइड की है क्या वो बेंडिंग के लिए भी सही है, यानी उससे जो बेंडिंग मोमेंट है मेरा वो भी रजिस्ट हो रहा है कि नहीं, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा लोड। चलिए नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। लोड अब आपका आ गया है। नेक्स्ट स्टेप इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का आपके पास फॉर्मूला आपको पता है। बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, ठीक है। ये किसके लिए होता है, जब आपका सिंपली सपोर्टेड बीम में यूडीएल बीम एंड यूडीएल, देखिए यूडीएल ही लगेगा यार, है ना, क्योंकि यहाँ पर भी आपने पर मीटर निकाला है, 1 मीटर इसीलिए तो लिया है ताकि उसे यूडीएल में कन्वर्ट कर पाओ, है ना। अगर आप टोटल निकालते तो क्या करते, 4 का मल्टीप्लाई करते, वो पॉइंट लोड आता। अब पॉइंट लोड तो लग नहीं रहा, वो तो पूरे स्पैन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको करने के लिए फिर से 4 से डिवाइड करते तो ये वैल्यू 1 आ जाती है ना। सपोज आप यहाँ पे टोटल लोड निकालते तो ये मल्टीप्लाई बाई 4 होता, जितना स्पैन था हमारा, ठीक है, या फिर इफेक्टिव स्पैन। अब जितना आगे चलेंगे वो सारे इफेक्टिव स्पैन यूज करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन वो पॉइंट लोड है। लेकिन बीम क्या पॉइंट लोड लगा रही है क्या, वो तो पूरे स्पैन पे लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो जितनी स्पैन थी उसका मल्टीप्लाई करते, 4 का मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करते, 4 से डिवाइड करते, ये क्या आ जाता 1 मीटर, इसीलिए तो 1 मीटर लिया है हमने स्पैन में, है ना। तो सारा लोड कैसा है, यूडीएल की तरह लग रहा है, तो यूडीएल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। डब्ल्यू आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है, एल यहाँ पर क्या है, इफेक्टिव स्पैन, वो भी आपने कैलकुलेट कर लिया है। दोनों वैल्यूज पुट करिए, आपको क्या आ जाएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट है 6। अब यहां पर आएगा इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, फॉर इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड, मतलब इस बेंडिंग मोमेंट को, क्योंकि लोड यही है ना, देखो एक्सटर्नल लोड यही है जो आपने लिखा है, सुपर इम्पोज्ड और डेड लोड, इसी को तो रजिस्ट करना है मटेरियल को, है ना। तो इसको रजिस्ट करने के लिए कितनी डेप्थ चाहिए, अभी जो हमने डेप्थ ली है वो क्या है कि सिर्फ डिफ्लेक्शन ना हो, ठीक है। देखो डिफ्लेक्शन तो सेल्फ वेट की वजह से भी हो जाता है, देखो ये डिफ्लेक्ट है अपने वेट की वजह से, है ना, ये क्या है, ये सीधा है और ये अपने वेट की वजह से ही डिफ्लेक्ट, तो डिफ्लेक्शन तो सेल्फ वेट की वजह से भी हो जाता है। सो बस डिफ्लेक्शन ना हो उसके लिए जो डेप्थ चाहिए वो हमने लिए। अब हमें वो डेप्थ चाहिए जो इस लोड और इस लोड की वजह से जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है उसको रजिस्ट करने के लिए चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम इसको बराबर कर देंगे किसके, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के, ठीक है। और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, आर बी डी स्क्वायर, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम किसके बराबर हो जाएगा, आर बी डी स्क्वायर, आर कांस्टेंट है, बी निकाल लिया, डी को अननोन कर दो तो यहाँ से डी आ जाएगा, ठीक है, डी आ जाएगा अंडर रूट बेंडिंग मोमेंट, है ना, इसको कहीं कहीं पर सिर्फ एम डी लिख देते हैं, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम डिवाइडेड बाई आर इंटू, ये होता है हमारा डी रिक्वायर्ड, मतलब इतना डी तो चाहिए ही चाहिए हमें, मतलब वरना बेंडिंग मोमेंट में फेल हो जाएगा। अगर ये वाली वैल्यू डी की नहीं है तो क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट में आपकी बीम फेल हो जाएगी, जितना इस लोड की वजह से बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो रजिस्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। अब देखो तो थोड़ी सी समझने वाली बात है, कुछ नहीं है, 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको मजा आने लगेगा। आपके पास दो डेप्थ 1 बोल देते हैं इसे, जो क्या है डिफ्लेक्शन के लिए, है ना, और ये सपोज आई है 200, एंड डेप्थ 2 क्या है, जो है बेंडिंग मूवमेंट सेव के लिए, मतलब अगर इतनी डेप्थ रखोगे तो आपका ये मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट सेफ रहेगा, और सपोज ये है 300,
अब आप इसमें कौन सी डेप्थ को सही मानोगे अपनी, है ना? तो भाई हमसे मतलब नहीं, इसमें से जो ज़्यादा है वो सही है। ये ज़्यादा है मतलब ये तो सेफ ही रहे, इसको से डिफ्लेक्शन में सेफ रहने के लिए कितनी चाहिए 200, और आप कितना प्रोवाइड कर रहे हो 300, सेफ है। अगर सपोज इसका उल्टा होता, ये 300 और ये 200, डिफ्लेक्शन में सेफ रहने के लिए कितना चाहिए 300, बेंडिंग मोमेंट में सेफ रखने के लिए कितना चाहिए 200, आप प्रोवाइड कितना करोगे 300। इनमें से जो भी ज़्यादा है वो प्रोवाइड कर दो, है ना? अगर वो आप प्रोवाइड कर दोगे तो क्या होगा, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली सेफ हो जाएगा, है ना? सो जो भी मैक्सिमम डेप्थ आ रही हो, चाहे वो डिफ्लेक्शन से हो या फिर आपका बेंडिंग मोमेंट से, वो आप प्रोवाइड कर दो। वो प्रोवाइड करोगे, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली सेफ हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप इज दैट वाज द सेवन, एंड सेवेंथ इज डेप्थ प्रोवाइडेड। दोनों को कंपेयर कर लो और जो भी डेप्थ आपकी ज़्यादा हो उसे प्रोवाइड कर दो। क्लियर है? ठीक है, मतलब आपने कंक्रीट का तो सारा काम कर दिया। आपको विड्थ चाहिए थी, आपने निकाल दी, आपको डेप्थ चाहिए थी, आपने निकाल दी। ठीक है, अब आपके पास एक काम बचा है, टेंसाइल रेनफोर्समेंट निकालना है। टेंसाइल रेनफोर्समेंट निकालने का। ओके, अब टेंसाइल रेनफोर्समेंट कोई बड़ी बात नहीं है। आपने कंक्रीट के लिए क्या किया है, कंक्रीट साइड वाला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस रख दिया है। अब टेंसाइल के लिए जो बेंडिंग मोमेंट आपका मैक्सिमम है, उसमें जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो टेंसाइल साइड पर रख दीजिए, आ जाएगा। सो टेंसाइल साइड का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्सी बाई 3, यही होता है ना? अब एक्सी की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस ए डी बाई 3। ठीक है, एक्सी क्या होता है, एक्सी की वैल्यू क्या होती है ए डी, और सॉल्व करो इसे, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी, डी कॉमन ले लो, ये क्या हो जाता है 1 माइनस ए बाई 3। ठीक है, इसी को हम जे भी बोलते हैं, आपको लिखना हो तो जे लिख दो। ठीक है, सो सिग्मा एस टी आपको पता है, ए एस टी निकालना है, डी आपको पता है, के आपको पता है, और यहाँ पर क्या है बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, वो भी आपको पता है। ठीक है, कहाँ से, स्टेप नंबर 5 से। ठीक है, सारी वैल्यूज आपको पता है। अगर आपको याद करने के लिए फॉर्मूला है तो यही चेंज होकर हो जाता है, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू जे इंटू डी, ये फॉर्मूला हो जाता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंसाइल साइड का। बट मुझे लगता नहीं है कि आपको याद करना चाहिए, अगर आपको बेसिक फॉर्मूला याद है तो 10 सेकंड का काम है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ से पता है, 5th स्टेप से। सिग्मा एस टी कहाँ से पता है, सबसे पहले जो डिजाइन कॉन्स्टेंट्स किए हैं, आपको ग्रेड ऑफ स्टील पता है तो वहाँ से सिग्मा एस टी आ जाएगा। देन ए एस टी कैलकुलेट करना है, दैट इज एरिया ऑफ स्टील मल्टीप्लाइड बाई डी मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस के बाई 3। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट हो, यहाँ पर कोई डाउट हो तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। ओके, ये क्लियर है? अब बस एरिया आ गया है, अब नंबर ऑफ बार्स निकाल लीजिए कि कितनी नंबर ऑफ बार्स आप प्रोवाइड करोगे इस एरिया के लिए। एरिया हमने निकाल लिया है। ठीक है, सपोज आपका एरिया है 1000 mm²। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी नंबर ऑफ बार्स हैं? टोटल एरिया ये है, एक बार का एरिया होता है पाई बाई 4 इंटू बी स्क्वायर, बी या पाई जो भी रेनफोर्समेंट आपने माना है। रेनफोर्समेंट आपने एज्यूम पहले ही कर लिया है। ठीक है, तो आप वो यहाँ पर पुट कर दोगे, तो ए एस टी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ 1 बार, दिस इज एरिया ऑफ 1 बार। और एरिया ऑफ 1 बार निकालने के लिए क्या चाहिए, डायामीटर। ठीक है, और डायामीटर ऑफ रेनफोर्समेंट आप पहले ही एज्यूम कर चुके हो, 12, 16, 18, 20, 22 एंड 25 में कोई एक एज्यूम कर लिया होगा आपने, है ना? वो यहाँ पर पुट करोगे, आपकी एक वैल्यू आ जाएगी। सपोज वैल्यू आई है 3.4। ठीक है,
अब आप 3.4 नंबर ऑफ बार्स तो प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, है ना। रिक्वायर्ड कितना है 3.4, अगर 3 करोगे तो कम हो जाएगी, तो आप कितना प्रोवाइड करोगे 4। तो मतलब इसको आप राउंड ऑफ करते हो अगले नेक्स्ट इंटीजर में। क्लियर है। तो यहाँ से आ जाती है हमारी नंबर ऑफ पार्ट्स। अब आपने पूरा डिजाइनिंग कंप्लीट कर लिया है, आपने साइज निकाल लिया है बीम का क्या चाहिए, आपने रेनफोर्समेंट निकाल लिया है कितनी चाहिए और कितनी नंबर ऑफ पार्ट्स चाहिए, यही तो हमें करना है। ठीक है, डिज़ाइन हो गया है ख़त्म। अब क्या है, डिज़ाइन तो आपने कर लिया है, लेकिन अब आपको चेक करना पड़ेगा कि जो आपने डिज़ाइन किया है वो सेफ है कि नहीं है। ठीक है, और उसके कुछ चेक्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई है। नया है तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, बट आराम से समझिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लिख के आप डिज़ाइनिंग को समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम चेक्स पढ़ेंगे और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे डिजाइनिंग ऑफ सिमिलर एंड। सो थैंक यू गाइज, विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास।